Hello student, class 12th physics, chapter 6 electromagnetic induction. In our previous video we have done the Faraday's experiment और उन एक्सपेरिमेंट में द रिजल्ट जो निकला था उसमें ये निकला था whenever there is a change in a magnetic flux there is a induced EMF set up in the coil in front of that magnet. तो अगर एक कॉइल है और साथ में मैग्नेट रखा है, इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड अ मैग्नेट, अगर मैग्नेट मूव कर रही है या कॉइल मूव कर रहा है या दोनों में से एक भी कोई चीज मूव कर रहा है, देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स. अगर वो रेस्ट पोजीशन पर होते हैं तो देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स, वो वैसे ही रहेगा. अगर हम मैग्नेट को फॉरवर्ड या बैकवर्ड करते हैं इन फ्रंट ऑफ ए कॉइल तो देयर इज अ चेंज इन अ फ्लक्स. और जब भी चेंज इन द फ्लक्स होगा, induced EMF always set up in the coil. That is the result of the Faraday. On the basis of those observation in the Faraday's experiment, there is some law introduced by the Faraday. Let's start with the Faraday's laws of induction. Induction. Faraday summarized the results of his experiments in the following two laws. Whenever the magnetic flux through a circuit changes, an EMF is induced in the circuit, and it lasts only as long as the change in flux is taking place. So Faraday summarized the result of his experiment in the following two laws में उसने अपने एक्सपेरिमेंट को रिजल्ट करा था. तो whenever there is a फर्स्ट क्या है, whenever there is a magnetic flux through a circuit changes, an EMF is induced in the circuit and it lasts only as long as the change in the flux is taking place. तो उसका फैराडे का एक्सपेरिमेंट यही था कि एक कॉइल थी जो हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया था. तो गैल्वेनोमीटर का फंक्शन क्या होता है, इट विल डिडक्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इफ इट इज प्रेजेंट इन द सर्किट. तो इसको हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके टू चेक द इफ द करंट इज देयर इन द कॉइल, और यहाँ पे हमने मैग्नेट रख दिया था. इफ द मैग्नेट इज एट अ रेस्ट पोजीशन, तो मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जरूर होंगी. तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के अंदर जा रही है, देयर इज नो चेंज इन द फ्लक्स. जो अभी है 10 मिनट बाद भी वही फील्ड्स रहेंगी. बट इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन इन द मैग्नेट, या तो मैग्नेट को मूव करें या कॉइल को मूव करें. अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं फॉरवर्ड, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस कॉइल के अंदर जितनी जाएंगी इट विल इंक्रीज होने लगेंगी धीरे धीरे, एंड देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर आपको दिखाई देगा. सेम अगर ये मैग्नेट दूर जाती है कॉइल से, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इन द कॉइल जो अंदर जा रही हैं, कॉइल के अंदर फील्ड लाइंस जा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डिक्रीज होगा. तो आपको तब भी डिफ्लेक्शन दिखाई देगा गैल्वेनोमीटर में. तो फर्स्ट लॉ में क्या दे रहा है, whenever there is a magnet, whenever the magnetic flux through a circuit changes, तो यहाँ पे चेंज कब हो रहा है, when there is a motion in the magnet and EMF is induced in the circuit. EMF किस में इंड्यूस हो रहा है, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस हो रहा है, and it lasts only as long as the change in the flux is taking place. और ये कब तक आपको दिखाई देगा ये फ्लक्स, ये जो इंड्यूस ईएमएफ है, जब तक इसके अंदर फ्लक्स चेंज होता रहेगा. मतलब जब तक मैग्नेट मोशन में रहेगी, आइदर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, फ्लक्स ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होता रहेगा, एंड यू कैन सी द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर. दिस इज अबाउट द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन. The instantaneous EMF induced in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through a surface enclosed by that circuit. E is equal to minus differentiation of phi. Now the instantaneous EMF बिल्कुल उसकी तरह से है जैसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे, dx बाई dt या dv बाई dt निकालते थे. तो इंस्टेंटेनियस EMF वैसे ही निकालते हैं. द इंस्टेंटेनियस EMF induced in a circuit is equal to the time rate of change of magnetic flux through the surface enclosed by that circuit, and it is given by, this is instantaneous EMF is equal to minus d rate of change of magnetic flux, d
phi b by delta t. So this is the instantaneous EMF induced in the circuit. नेगेटिव साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा अपोजिट में रहती है. दैट इज वाई द नेगेटिव साइन कम्स हियर. B with respect to t. The negative sign is introduced to indicate the direction of the induced EMF. The induced EMF always in the opposite direction of change in magnetic flux. If a coil of wire consists of n loops, each with the same area, then the flux through all loops is given by minus n differentiation of phi b with respect to t. Now negative sign is introduced to indicate the direction of induced EMF. ये भी मैंने आपको बताया. The induced EMF is always in the opposite direction of change in the magnetic field. Magnetic flux के ये हमेशा opposite direction में induced EMF होता है. That's why the minus sign come in the whenever we have to calculate the induced EMF. अगर इस फॉर्मूले में n लूप्स रहते हैं, अभी तो हम एक ही लूप के बारे में पढ़ रहे थे, अगर इसमें n लूप्स होते हैं, just multiply this equation by n. The formula is this. On the basis of this formula, I'm explaining two NCERT examples which is given on page number 208 and 209. Let's see these examples. Now the example number 6.2 पेज नंबर 208 पर है ये. A square loop of side 10 centimeter and the resistance 0.5 ohms is placed vertically in east-west plane. A uniform magnetic field of 0.1 Tesla is set up across the plane in the northeast direction. The magnetic field is decreased to 0. Just remember this point, 0 in 7 seconds at a steady rate. Determine the magnitudes of induced EMF and the current during the time interval. This is about the example 6.2 पे है ये example. Now according to the question, square है, length 10 centimeters given है, रेजिस्टेंस दे रखा 0.5 ओम्स है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखे 0.1 टेस्ला है, टाइम है 7 सेकेंड्स है. हियर यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट निकालना है. दैट टू थिंग दैट वी हैव टू कैलकुलेट. नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस. नाउ पहले तो हम इसकी डायरेक्शंस बना लेते हैं. लेट अस टेक द डायरेक्शंस. अभी इस डायरेक्शन में नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट यहाँ हम बना रहे हैं. और वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दे हैव सेड दैट द स्क्वायर लूप इज प्लेस्ड वर्टिकली इन ईस्ट वेस्ट प्लेन. ईस्ट वेस्ट प्लेन कौन सा हुआ? ये वाला प्लेन. दैट मीन्स अगर हम इस पे बनाते हैं तो ईस्ट वेस्ट प्लेन आपका ये 3 डायमेंशनल आपको सोचना पड़ेगा. अभी ये आपका ईस्ट वेस्ट प्लेन है, मतलब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है, तो प्लेन आपका इस तरह से लेटा हुआ है, वर्टिकली है. ठीक है. नाउ इसमें आपका जो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ये आपका प्लेन है, तो आपको थोड़ा सा 3 डायमेंशनली सोचना पड़ेगा इसको कि ये आपका प्लेन इस तरह से है. नाउ इसके अंदर अ यूनिफॉर्म मैग्नेट फील्ड इज ऑफ 0.1 टेस्ला इज सेटअप अक्रॉस अ प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपकी ये हो गई, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन अगर ये हो गई तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से जा रही है. ठीक है. इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है. एंड यू ऑलरेडी नो दिस थिंग कि जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये स्क्वायर लूप है ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर्स का ये तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है. तो अगर ये प्लेन अगर आपका जैसे ये शीट है, ये प्लेन है आपका ईस्ट वेस्ट, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द प्लेन. तो ये एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, वो चाहे इस कॉर्नर पे हो या इस कॉर्नर पे या यहाँ यहाँ जहाँ पे भी होगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर आपका एरिया वेक्टर ऐसे रहता है,
ये आपका एरिया वेक्टर है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या होता है, किसी भी दो डायरेक्शन के बीच की जो अगर आप डिवाइड करें इक्वली तो वो आपका वो थर्ड डायरेक्शन दैट इज फोर्थ डायरेक्शन आपकी आ जाएगी. तो नॉर्थ, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ईस्ट ये डायरेक्शन है, तो ये जो होगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है. तो ये जो एंगल बन रहा है आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, ये 90 डिग्री का एंगल है. इन दो डायरेक्शन के बीच में ये 90 डिग्री का एंगल है. तो ऑटोमेटिकली ये 45 का एंगल होगा, ये भी 45 का हो जाएगा और ये भी आपका 45 का हो जाएगा. तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर जो रहेगा, दिस इज योर 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा आपका. ठीक है, दिस इज योर 45 डिग्री एंगल. नाउ अब सबसे पहले क्या निकालना है हमें, एरिया निकालते हैं. एरिया ऑफ स्क्वायर निकालेंगे, दैट इज एल स्क्वायर हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर कर देते हैं. दिस इज इक्वल टू 10 to the power of -2 मीटर्स आ जाएगा. नाउ इन मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस EMF, ई अभी हमने जो फॉर्मूले से करा है दैट इज योर इज इक्वल टू -n d∅b/dt होगा. यहाँ पर n आपका क्या है, 1 है. अगर गिवन नहीं है तो दैट मीन्स दिस इज इट इज अंडरस्टूड कि वो आपकी जो n की वैल्यू है वो आपकी 1 होगी. तो इसको अगर नहीं गिवन है तो n की वैल्यू आप 1 रखेंगे. नाउ दैट इज phi2 - phi1, दिस इज डेल्टा फाई है, तो दैट इज phi2 - phi1 हो जाएगा आपका अपॉन dt. एंड यू नो दैट फाई की वैल्यू क्या होती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज BA cos थीटा. ये रहता है आपका. ना पुट दिस वैल्यूज ओवर हेयर, तो यू कैन जस्ट टेक आउट -BA, माइनस साइन आपका आएगा -BA cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 अपॉन dt. ओके, नाउ b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, -b की वैल्यू गिवन है, 0.1 गिवन है. एरिया हमने निकाल लिया 10 to the power of -2. cos थीटा 2 मतलब 45 डिग्री है, क्योंकि वो फाइनल 45 डिग्री पर जाएगा, cos 45. और थीटा 1 कहाँ था, 0 से स्टार्ट हो गया, cos 45 पे जा रहा है. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो उसकी वैल्यू इन्होंने 0 ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन के अंदर. दे हैव सेड दैट द मैग्नेट फील्ड इज डिक्रीज टू 0 in 7 सेकेंड. तो डिक्रीज टू 0 in 7 सेकेंड मतलब वो धीरे धीरे 0 हो जाएगी. तो cos थीटा 1 आपकी 0 गिवन है ऑलरेडी, 45 से स्टार्ट करेगा और 0 पे आपका ख़त्म हो जाएगा. एंड अपॉन dt आपकी ऑलरेडी गिवन है 0.7. आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यूज you will get 0.1 minus 10 to the power of -2 cos 45 it 1/√2 into 0.7, और ये आपकी वैल्यू आ जाती है somehow 1.0 MA आ जाएगी, सॉरी वोल्ट, माइक्रो वोल्ट में आ जाएगा आपका. ना ई का फॉर्मूला आपको आई का फॉर्मूला होता है अपॉन V/R होता है, और जहाँ जहाँ पे आपका V आएगा वहाँ पे सोच लीजिए E/R हो जाएगा. ई की वैल्यू आपकी दे रखी है 0 माइक्रो वोल्ट अपॉन R. आपका रेजिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है 0.5. तो आप यहाँ पर 0.5 सॉल्व करेंगे. व्हेन यू सॉल्व इट तो 2 माइक्रो एम्पियर आपका करंट आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 6.2. लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.3. Now example 6.3, a circular coil of radius 10 centimeter, 500 turns and the resistance of 2 ohm is placed with its
plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field. It is rotate about its vertical diameter about 180 degree in 0.25 second. Estimate the magnitude of EMF. अगेन इस क्वेश्चन में आपने magnitude of EMF निकालना है और current induced in the coil. Horizontal component of the earth magnetic field यहाँ पर 3 into 10 to the power of -5 टेस्ला गिवन है यहाँ पर. तो मैग्नेटिक फील्ड गिवन है. यहाँ पर आपको θ1 और θ2 भी गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, नंबर ऑफ 10 अब की बार n भी गिवन है और रेडियस क्योंकि सर्कुलर कॉइल है तो 10 सेंटीमीटर का उसका रेडियस है. लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. सी सर्कुलर कॉइल है, रेडियस स्मॉल r रख लेते हैं, उसको 10 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में. नंबर ऑफ 10 मतलब n की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, n इज इक्वल टू 500 गिवन है. रेजिस्टेंस r गिवन है 2 ohms. θ1 0 डिग्री से θ2 180 तक जा रहा है वो, क्योंकि वो वर्टिकली इज गिवन इन द क्वेश्चन में लिखा हुआ है इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया, ये प्लेन आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका वर्टिकली कॉइल इस तरह से यू खड़ी है कॉइल, जैसे आपका मैरी गो राउंड होता है उस तरह से खड़ी हुई है ये वर्टिकल कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के स्टैंडिंग में खड़ी है. एंड इट्स रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकली डायमीटर, जो उसका डायमीटर है कॉइल का वैसे वो रोटेट कर रही है फ्रॉम 0 से 180 डिग्री पर जा रही है. तो 0 आपका θ1 आपका 0 है, 180 डिग्री तक वो डायमीटर के अलोंग रोटेट कर रही है. ठीक है, कैलकुलेट करना है, ईएमएफ कैलकुलेट करना है और इंड्यूस करंट आपको कैलकुलेट करना है और मैग्नेटिक फील्ड इसमें ऑलरेडी गिवन है. तो लेट्स डू द एग्जाम्पल. कैलकुलेशन के लिए आपको इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होगा -n d∅b/d∅, विच इज इक्वल टू हो जाएगा -n ∅2 - ∅1 अपॉन dt. एंड जस्ट पुट द वैल्यूज ओवर हेयर. पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करें, देन आई विल पुट द वैल्यूज ओवर हेयर. तो यहाँ पे n आपका बाहर आ गया, ∅2 क्या आपका, क्योंकि फाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा होता है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स जो रहता है आपका, दैट इज BA cos थीटा रहेगा. तो फाई हो जाएगा, BA को ले लेते कॉमन, cos θ2 माइनस cos θ1 अपॉन dt. NBA अगेन कॉमन ले लेते, माइनस साइन आएगा, माइनस NBA cos θ2 कितना है आपका 180, तो cos 180 डिग्री माइनस cos θ1 इज योर 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री अपॉन dt माइनस NBA cos 180 आप कितना होता है -1 होता है, माइनस cos 0 डिग्री इज योर 1 अपॉन dt. तो वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस हो गया -2 और -2 एंड माइनस बाहर है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2NBA अपॉन dt. ऑल दीज वैल्यूज, नंबर ऑफ टर्न्स ऑलरेडी गिवन है, तो फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड n इज इक्वल टू n 2 मल्टीप्लाई बाय n कितना है 500 ऑलरेडी गिवन है. मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है 3 इंटू 10 to the power of -5 टेस्ला मल्टीप्लाई बाय एरिया. एरिया की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा πr². तो पाई वैल्यू हो जाएगी, पाई इज 22/7 एंड r² कितना है, r ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर से, तो इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे आप. तो ये आपका आ जाएगा मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power of -2 स्क्वायर करेंगे 10 सेंटीमीटर से, तो मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर्स में आपका आ जाएगा 0.1 मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power of -2 आपका यहाँ पर आ जाएगा अपॉन dt. टाइम दे रखा है यहाँ पर ओके, टाइम यहाँ पे t दे रखा है
0.25 सेकेंड्स दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ही है, तो जस्ट मल्टीप्लाई हेयर 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी जो निकल कर आएगी यहाँ पे ईएमएफ की जो वैल्यू निकल कर आएगी दैट विल कम अराउंड 3.8 आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन 3.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 वोल्ट निकल कर आएगी। एंड आई जो रहता है आपका यू नो दैट ये तो ई की वैल्यू आ गई, आई होगा आपका ई अपॉन आर रहेगी, ई अपॉन आर आपको जो ई की वैल्यू है ये ई की वैल्यू है और अपॉन आर आपको ऑलरेडी 2 ओम्स गिवन है, तो वैल्यू कम्स हियर 1.9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 एम्पेयर इसमें करंट आ जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 6.3 NCERT पेज नंबर 209 पे ये गिवन है। दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विल आस्क इन योर एग्जाम। लेट्स सी वन मोर एग्जाम्पल। Let's take an example on Faraday's laws of induction. The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into the paper is changing according to the relation. Phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 meter Weber. Calculate the EMF induced in the loop at t which is equal to 5 seconds. Now this is a question magnetic flux through a coil perpendicular to the plane। ये coil है और इसके perpendicular ही आपका मैग्नेटिक फील्ड जा रही है। यू हैव टू सी द रिलेशन। यहाँ पे 5 की वैल्यू दे रखी है 5t स्क्वेयर प्लस 10t प्लस 3 माइक्रो वेबर दे रखे एंड यू हैव टू कैलकुलेट द EMF इंड्यूस इन द लूप एट द टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। Let's see the solution. Given phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 meter Weber, it can be written as phi is equal to 5t square plus 10t plus 3 multiplied by 10 raised to the power minus 3 Weber. We know that E is equal to d phi by dt. By putting the values in this equation we get E is equal to t. Now here phi value is given here, तो here you have to take the derivative of phi, तो d by dt आपका यहाँ पर आ जाएगा और 5t स्क्वेयर प्लस 10t प्लस 3 इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। दिस इज ए कांस्टेंट टर्म, ये तो बाहर ही रहेगा और 5t स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 10t और 10t का क्या हो जाएगा ओनली 10 और 3 इज ए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आपका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। Values in this equation we get E is equal to t plus 1 multiplied by 10 raised to the power minus 2 volt. Now substituting the value of t as 5 seconds, we get E as 0.06 volt. Hence the EMF induced in the loop at t is equal to 5 seconds is 0.06 volt. So after taking the derivative here, यहाँ पे 10 कॉमन ले जाएगा तो यहाँ पे 10 टू द पावर ऑफ -3 की जगह -2 आ जाएगा। नाउ ये आपका क्या आ गया इंड्यूस EMF आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द दिस इंड्यूस EMF की वैल्यू आ गई आपकी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे आपको निकालना था, तो t की वैल्यू यहाँ पे 5 डाल देंगे एंड यू विल गेट 5 + 1 is 6 आ गया। 10 to the power of -2 is here, the value is this. Hence the EMF induced in the loop at t is equal to 5 seconds is 0.06 volts. See the student, these numericals are very easy. Try to do all the numerical which is based on this formula and don't think कि क्वेश्चन आपका कॉम्प्लिकेटिव होगा। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो you can understand how to solve this numerical. Today I will end up my video over here and will continue the next topic in our next video. Good day everyone.